प्रिय विद्यार्थियों, पिछले 2 लेक्चर में आपने देखा कि हाउस प्रॉपर्टी हेड में इनकम निकालने के लिए क्या नियम है, जिसमें मैंने चर्चा की थी आपसे ग्रॉस एनुअल वैल्यू और एनुअल वैल्यू आप किस तरह से निकालते हैं, और उससे संबंधित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के भी रूल्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया था। आज हम लोग बात करेंगे हाउस प्रॉपर्टी हेड में ही। अभी चूंकि किराए के मकानों की बात कर रहा हूं, तो किराए के मकानों के वार्षिक मूल्य एनुअल वैल्यू में से कौन कौन सी कटौतियां दी जाती हैं। साथ ही अगर व्यापारिक रहतिये के रूप में मकान संपत्ति है, स्टॉक इन ट्रेड है, तो उसका फिर वार्षिक मूल्य कैसे निकालेंगे, ये 2 पॉइंट्स पे आज चर्चा करूंगा। तो देखिएगा स्क्रीन पे, किराए के मकान के वार्षिक मूल्य में से कटौतियां अंडर सेक्शन 24। वार्षिक मूल्य किस तरह से निकालते हैं ये अपन देख चुके हैं। पहले जीएबी निकालेंगे, लेस कर देंगे म्यूनिसिपल टैक्सेस पेड बाई ऑनर, आ जाएगा वार्षिक मूल्य या एनुअल वैल्यू। एनुअल वैल्यू में से अब आपको कटौतियां देनी है किराए के मकानों के संबंध में। तो किराए के मकान के संबंध में पहला पॉइंट आप देख रहे हैं, पहली कटौती दी जाती है मानक कटौती या स्टैंडर्ड डिडक्शन, और स्टैंडर्ड डिडक्शन फिक्स है 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। जो भी वार्षिक मूल्य आएगा उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन के रूप में वार्षिक मूल्य में से घटाया जाएगा। ये हमेशा फिक्स रहेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, यदि किसी मकान का वार्षिक मूल्य निल है, शून्य है, या माइनस में है, निगेटिव हो, तो फिर ये स्टैंडर्ड डिडक्शन स्वीकृत नहीं की जाएगी। मीन्स 0 या माइनस है तो कटौती स्वीकृत नहीं करेंगे। तो पहली कटौती तो फिक्स है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो प्रत्येक किराए के मकान पर दी जाएगी वार्षिक मूल्य का 30%। दूसरी कटौती आप स्वीकृत करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन, ऋण पर ब्याज की कटौती। ऋण पर ब्याज की कटौती से संबंधित कुछ पॉइंट्स हैं, पहले इनको आप देख लीजिएगा। पहली बात, लोन आपने किसके लिए लिया है? मकान खरीदने के लिए, मकान का निर्माण करने के लिए, मरम्मत या उसका रिनोवेशन, नवीनीकरण के लिए अगर लोन लिया है तो उस लोन के ब्याज की आपको छूट दी जाएगी। मीन्स लोन मकान के लिए लिया है तो छूट मिलेगी। यदि किसी मकान संपत्ति की आय कर मुक्त है तो फिर उस मकान के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उसके ब्याज की छूट नहीं दी जाएगी। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, हाउस प्रॉपर्टी हेड में उन मकान संपत्ति की इनकम पर टैक्स लगता है जिनको व्यापारिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग न किया जा रहा हो और करदाता मकान का मालिक हो। अगर आप अपनी मकान संपत्ति का उपयोग व्यापार में कर रहे हैं तो हाउस प्रॉपर्टी हेड में उसकी इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स नहीं लगेगा, इट मीन्स उस मकान के लिए अगर कोई लोन लिया है तो उस लोन के इंटरेस्ट की आपको छूट भी नहीं मिलेगी। ब्याज जो होता है लोन का, वो सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज की कटौती दी जाती है। अगर आपने सपोज ब्याज टाइम पे नहीं चुकाया तो ब्याज पर ब्याज लगेगा, चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट की छूट नहीं मिलेगी। 1 लाख का लोन है, 10% की दर से लिया है तो 1 लाख का 10% 10,000 छूट है। अगर आपने डिले किया, कोई पेनल्टी लगी है तो उसकी भी हम कोई छूट नहीं देंगे। मीन्स सिंपल इंटरेस्ट की छूट मिलेगी। और लोन लेने के लिए अगर आपने कोई दलाली दी है, कमीशन दिया है, कोई स्टाम्प पेपर खरीदे हैं, कुछ टाइपिंग का खर्चा किया है, तो इस तरह का अगर कोई खर्चा है तो उसकी भी कोई छूट स्वीकृत नहीं की जाएगी। तो मकान के लिए लोन लिया हो, मकान निर्माण के लिए, मरम्मत, नवीनीकरण के लिए, तो लोन के ब्याज की, साधारण ब्याज की हम आपको छूट देंगे। और कैसे देंगे, अगले पॉइंट में देखिए। कटौती दे आधार पर देंगे, चाहे ब्याज का भुगतान किया हो या न किया हो। 1 लाख का लोन है, 10% वार्षिक
ब्याज की दर है तो आपको 10,000 इंटरेस्ट ऑन लोन की छूट मिलेगी। आपने बेशक बैंक में वो ब्याज न चुकाया हो, ब्याज की कटौती का आधार ड्यू बेसिस है, देय आधार पर ब्याज जितना ड्यू हो गया उसकी हम आपको छूट दे देंगे, चाहे आप चुकाएं या न चुकाएं। तो अब कटौती कितनी देंगे? अमाउंट ऑफ डिडक्शन इज इक्वल टू गत वर्ष में देय ब्याज। गत वर्ष में जो भी ब्याज ड्यू होगा उसकी हम आपको कटौती दे देंगे। मकान तैयार होने से पूर्व अवधि के ब्याज की कटौती। कई बार क्या होता है, आपने 1 लाख का लोन लिया, 10% ब्याज की दर है, मकान लोन लिया, कंप्लीट हो गया इस साल, तो 10-10 हज़ार की अब आपको हर साल छूट मिलती रहेगी जितने वर्षों के लिए आपने लोन लिया है। लेकिन कई बार क्या होता है कि मकान बहुत बड़ा होता है, बड़ा मकान आप बना रहे हैं, तो लोन आपने सपोज आज ले लिया और मकान कंप्लीट होगा जाकर के 2 या 3 वर्षों के बाद। हाउस प्रॉपर्टी हेड में टैक्स की गणना तभी की जाएगी जब मकान पूर्ण हो जाएगा। लोन लेकिन आज ले लिया और मकान 3 साल बाद पूरा होता है तो इन 3 वर्षों का भी तो ब्याज होगा। जब मकान कंप्लीट होगा तब मैं कैलकुलेशन करूंगा और उस वर्ष का जो ब्याज होगा वो तो हम आपको स्वीकृत कर देंगे, लेकिन मकान कंप्लीट होने से पहले का जो ब्याज बना है उसकी भी तो छूट मिलनी चाहिए। तो नियम ये है कि मकान कंप्लीट होने से पहले तक का जो टोटल ब्याज बनेगा उस ब्याज को 5 बराबर भागों में बांटकर उस वर्ष से उसकी अतिरिक्त छूट देना शुरू करूंगा जिस वर्ष में मकान पूरा हुआ। सपोज आपने 17-18 में लोन ले लिया था, 17-18 में लोन ले लिया और मकान अभी कंप्लीट हुआ है आपका 19-20 में, तो 17-18-18-19 2 साल का ब्याज बन गया। अब 2 साल का जो ब्याज बना, सपोज 1 लाख, भाग लगाऊंगा 5 का, 20,000 की आपको अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त छूट दी जाएगी और वो अतिरिक्त छूट उस वर्ष से प्रारंभ होगी जिस वर्ष में आपका मकान पूरा हुआ। सपोज 19-20 में पूरा हुआ तो 20,000 की छूट तो 19-20 में, 20,000 की 20-21 में, फिर 21-22 में, तो इस तरह से अगले 5 वर्षों में 20-20 हज़ार की आपको अतिरिक्त छूट मिलेगी। चालू वर्ष का जो ब्याज बनता है उसकी छूट तो मिलनी ही मिलनी है, प्लस मकान कंप्लीट होने से पहले का जो टोटल इंटरेस्ट है उसका 1/5 1/5वां हिस्सा जोड़ के अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में नियम थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। यदि मकान निर्माण हेतु लोन लिया जाए तथा मकान 1 से अधिक वर्षों में पूरा होता है तो ऐसी स्थिति में ब्याज की कुल कटौती निम्न प्रकार देंगे। अमाउंट ऑफ टोटल डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, गत वर्ष में देय ब्याज, जिस वर्ष में मकान पूरा हुआ उस वर्ष का जो साधारण ब्याज बनता है उसकी छूट तो मिलनी ही मिलनी है, प्लस कीजिएगा जिस गत वर्ष में मकान पूर्ण हो उससे तुरंत पूर्व की 31 मार्च तक का कुल ब्याज। ये टोटल ब्याज जो होगा उसको 5 किस्तों में बांट के छूट दूंगा, तो इसलिए भाग लगा रहा हूं 5 का। सपोज मकान आपका पूरा हुआ जुलाई 2018 में, तो जुलाई 2018 का मतलब ईयर कौन सा चल रहा था? 18-19, क्योंकि इनकम टैक्स में ईयर अप्रैल से स्टार्ट होता है, मार्च में एंड होता है। जुलाई 18 है, इसका मतलब 18-19 में मकान पूरा हुआ। तो आपने क्या लिखा है यहाँ पे? जिस गत वर्ष में मकान पूर्ण हो, जुलाई 18 में पूरा हुआ, इसका मतलब 18-19 में पूरा हुआ, उससे तुरंत पूर्व की 31 मार्च, तो 18-19 में पूरा हुआ, 18-19 का मतलब 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19 होता है। इससे तुरंत पूर्व की 31 मार्च कौन सी होगी? 18-19 से ठीक पहले की 31 मार्च 18 होगी।
तो लोन की तारीख से 31 मार्च 18 तक का जो ब्याज बनेगा उसको तो 5 भागों में बांट के प्लस करंट ईयर का जो इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ के हम आपको ब्याज की छूट दे देंगे। तो ध्यान ये रखना है कि जिस गत वर्ष में मकान पूरा हो उसके आगे 31 मार्च लिख दीजिए। सपोज आपका मकान पूरा हुआ नवंबर 17 में, तो नवंबर 17 का मतलब कौन सा साल था? अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में एंड होगा। अप्रैल 17 का मतलब 17-18 में पूरा हुआ। 17-18 से ठीक पहले की 31 मार्च का मतलब 31 मार्च 17। तो लोन की तारीख से 31 मार्च 17 तक का टोटल ब्याज निकाल लीजिए और 5 का भाग लगा दीजिए। ये अतिरिक्त छूट हो गई प्लस गत वर्ष का ब्याज। तो इस तरह से किराए के मकान के संबंध में 2 कटौतियां हम स्वीकृत करेंगे। पहली कटौती तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की होगी, ये तो हमेशा देनी ही देनी है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। दूसरी कटौती इंटरेस्ट ऑन लोन, गत वर्ष में जो भी लोन का सिंपल इंटरेस्ट बनेगा उसकी हम आपको कटौती देंगे। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि लोन पहले ले लिया, मकान अगले वर्षों में कंप्लीट होता है, तो मकान कंप्लीट होने से पहले तक का जो टोटल ब्याज होगा उसकी 5 किस्तों को बना करके उनकी मकान कंप्लीट होने वाले गत वर्ष से अतिरिक्त छूट आपको दी जाएगी। वो ब्याज कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए ये नियम आपको ध्यान रखना है कि जिस गत वर्ष में पूरा हो उसके आगे 31 मार्च रख दीजिए। लोन की तारीख से इस 31 मार्च तक का जो ब्याज बनेगा उसको 5 भागों में प्लस करंट ईयर का ब्याज आप छूट स्वीकृत करेंगे। साथ ही ये भी ध्यान रखना है कि किराए के मकानों के लिए ब्याज की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जितना भी इंटरेस्ट बनेगा, चाहे वो 10 लाख हो, चाहे 5 लाख हो, चाहे 2000 हो, जितना भी इंटरेस्ट होगा वो लेस किया जाएगा, चाहे इनकम माइनस में ही क्यों ना आ जाए, निगेटिव ही क्यों ना हो जाए। तो जितना ब्याज होगा वो पूरा का पूरा घटाया जाएगा, कोई लिमिट नहीं होती है। तो पहला पॉइंट तो ये हुआ कि किराए के मकान के वार्षिक मूल्य में से कटौतियाँ कौन सी स्वीकृत करते हैं और कैसे स्वीकृत करते हैं। अगला पॉइंट है अपना डिस्कशन का कि अगर स्टॉक इन ट्रेड के रूप में आप प्रॉपर्टी रखे हुए हैं, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब बेचने के पर्पस से आपने मकान, फ्लैट या दुकानें बनाई हैं और वो अभी बिकी नहीं है, स्टॉक के रूप में है, तो उनका वार्षिक मूल्य आप कैसे निकालेंगे उसके बारे में नियम आप जरा देख लीजिएगा। यदि किसी मकान संपत्ति को व्यापारिक रहतिये के रूप में रखा जाता है एवं उस मकान संपत्ति या उसके किसी हिस्से को गत वर्ष के दौरान पूरी वर्ष के लिए या किसी भी अवधि के लिए किराए पर नहीं उठाया, कहने का मतलब स्टॉक के रूप में मकान संपत्ति है और आपने उसको किराए पर बिल्कुल नहीं उठाया है, तो ऐसी मकान संपत्ति के संबंध में पूर्णता का प्रमाण पत्र, मकान कंप्लीट हो गया, कंप्लेशन सर्टिफिकेट, मकान कंप्लीट हो गया, इसका प्रमाण पत्र जो स्थानीय निकाय या सत्ता है जिस गत वर्ष में आपको प्राप्त होगा, पूर्णता का प्रमाण पत्र होने वाले वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगले 2 वर्षों की अवधि तक उसका वार्षिक मूल्य निल माना जाएगा। जिस वित्तीय वर्ष में, फाइनेंशियल ईयर में या गत वर्ष में मकान पूर्ण हुआ है, सर्टिफिकेट मिला है पूर्ण होने का, फ्लैट बन करके सपोज तैयार हो गया, सर्टिफिकेट मिल गया, तो उस गत वर्ष में तो टैक्स वार्षिक मूल्य निल होगा ही होगा। साथ ही अगले 2 वर्षों तक उस मकान या फ्लैट संपत्ति का वार्षिक मूल्य निल माना जाएगा। एक एग्जाम्पल से समझिए, जैसे एक फ्लैट निर्माता कंपनी ने बिक्री के लिए फ्लैट बनवाए और जिनका निर्माण हुआ 1 मई 2018 को पूर्ण हुआ, लेकिन जो स्थानीय सत्ता थी उसने सर्टिफिकेट दिया जुलाई 18 में। नियम अपना क्या है? सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको पूर्णता का प्राप्त होगा उस वित्तीय वर्ष के बाद अगले 2 वर्षों तक
वार्षिक मूल्य नील मानूंगा। तो जुलाई 18 में सर्टिफिकेट मिला है, इसका मतलब साल कौन सा चल रहा था? 18-19। तो 18-19 में तो वार्षिक मूल्य नील रहेगा ही रहेगा प्रमाण पत्र प्राप्त होने वाले वर्ष में, साथ ही अगले 2 वित्तीय वर्षों या गत वर्षों में भी वार्षिक मूल्य नील माना जाएगा। तो 18-19 में पूर्ण हुआ, ये तो नील है ही। अगले 2 वित्तीय वर्ष 19-20 और 20-21 के लिए भी वार्षिक मूल्य नील माना जाएगा। अब सपोज कोई फ्लैट या दुकान प्रॉपर्टी ऐसी है जो कंप्लीट होने के बाद अगले 2 वर्षों तक भी नहीं बेची जा सकी है, 2 वर्षों के बाद भी वो अभी स्टॉक में ही है, तो फिर क्या करना है? तो नियम ये है कि अगर 2 वर्षों के बाद भी वो स्टॉक इन ट्रेड के रूप में है, तो फिर उस संपत्ति को किराए पर उठाई गई संपत्ति मान के, उसको मैं मान लूँगा कि ये किराए पर उठाई गई है, और किराए पर उठाई गई संपत्ति मान के किराए के मकान की जो इनकम निकालने का तरीका है, उन तरीकों से उस संपत्ति का वार्षिक मूल्य निकालूंगा, कटौतियाँ स्वीकृत करूंगा और फिर टैक्स लगाऊंगा। तो जैसे उपरोक्त एग्जाम्पल में 20-21 तक फ्री है, 20-21 का मतलब 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक वार्षिक मूल्य नील होगा। लेकिन अगर कोई फ्लैट 31 मार्च 21 के बाद भी स्टॉक के रूप में पड़ा हुआ है, तो फिर इसको किराए पर उठाई गई मकान संपत्ति मानकर वार्षिक मूल्य निकालूंगा। मतलब उसी तरह से वो स्टेप्स लेंगे आप, स्टेप 1st, 2nd, 3rd लेकर के जीए भी निकालेंगे, लेस करेंगे म्यूनिसिपल टैक्स, एनुअल वैल्यू, और एनुअल वैल्यू में से जो कटौतियाँ आप स्टैंडर्ड डिडक्शन और इंटरेस्ट ऑन लोन की स्वीकृत करते हैं वो घटा करके उसकी इनकम कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये आज के हमारा पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन थे कि लेट आउट हाउस है तो कौन सी कटौतियाँ देते हैं, कैसे देते हैं, और स्टॉक इन ट्रेड के रूप में बिक्री के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी रखी गई है तो फिर उसका वार्षिक मूल्य का निर्धारण किस तरह से किया जाएगा, क्या नियम है उसके बारे में वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा था। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी अगले इसी का ही थ्योरेटिकल, चूँकि इनकम टैक्स में रूल्स बहुत होते हैं, तो अगले लेक्चर में मैं अब बात करूँगा सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस की, उन मकानों की जिन मकानों में करदाता स्वयं रहता है, आप खुद रहते हैं, उन मकानों का वार्षिक मूल्य कैसे निकाला जाए, कैसे टैक्स की गणना की जाती है। फिलहाल अभी मैंने चर्चा की है किराए के मकानों की। नेक्स्ट लेक्चर में सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउसेस की बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।